अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम डिज़ाइन पढ़ेंगे कि हम एक एल्गोरिथम को पैरेलल डिज़ाइन कर कैसे सकते हैं। अगर वो सीरियल में चल रहा है, मतलब सीक्वेंशियल एल्गोरिथम चल रहा है, तो उसको हमने पैरेलल डिज़ाइन करना है। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉस्ट कैसे निकालनी है। अगर हम एक सीरियल को पैरेलल में डिवाइड करें तो उसकी हम जो डाटा शेयर हो रहा होता है बिटवीन प्रोसेसर्स, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। आज हम एल्गोरिथम को पैरेलल डिज़ाइन करना सीखेंगे। एक एल्गोरिथम को पैरेलल डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमने इस पूरे के पूरे कोड के अंदर से कुछ पार्ट होता है जो कि चलना ही सीक्वेंशियल है, उसको हम पैरेलल कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ पार्ट होता है जिसको हम पैरेलल कर सकते हैं। हम उस पार्ट को आइडेंटिफाई करने को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 मेगा अरे हैं। ठीक है, तो हम उन 2 मेगा अरे को अलग अलग प्रोसेसेस पे डिवाइड करके हम चला सकते हैं। मतलब एक प्रोसेसर को एक अरे दे दें, दूसरे प्रोसेसर को दूसरी अरे दे दें, और साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेसर उन अपनी अपनी अरेज पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उनको हम, मतलब अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पोर्शन हम अलग अलग प्रोसेसर्स पे पैरेलल चला सकते हैं। अब मैपिंग, अब हमने जो आइडेंटिफिकेशन की है उसको हमने फिजिकली प्रोसेसर्स के ऊपर मैप करना है। वर्क को टास्क बना के करना है। डीकम्पोजिशन, जो कि अब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, वो डीकम्पोजिशन करके टास्क बनाते हैं। उसको हमने फिर टास्क को फिजिकली प्रोसेसर को दे देना है ताकि वो प्रोसेसर अब प्रोसेसिंग शुरू कर दे। अब ये भी एक बात है कि मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी फिजिकली मैप्ड ऑन सिंगल प्रोसेसर। मतलब एक हमारे पास प्रोसेसर दो हैं, टास्क हमारे पास चार है, तो हम एक प्रोसेसर को दो प्रोसेसेस दे सकते हैं ताकि वो दो प्रोसेसेस के ऊपर एक प्रोसेसर काम कर सकता है। वही इससे लिखा है कि मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी असाइंड और मैप्ड ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप डाटा पार्टीशन। अब जो हमने कोड को पैरेलल किया उसके अंदर कुछ डाटा भी तो यूज़ हो रहा होगा। जैसे हमने अरे को ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया था, अब कुछ डाटा वगैरह भी तो यूज़ हो रहा होगा। अब मैंने कहा था कि वो अगर दो अरे हैं तो हम एक अरे एक प्रोसेसर को दे देंगे, दूसरी प्रोसेसर को दे देंगे। ठीक है, उसी को ही डाटा पार्टीशन कहते हैं कि एक डाटा का चंक है, उसको डिवाइड करके हम उतने प्रोसेसर को दे दें और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। आगे डिफाइनिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। अब कभी कभार हो सकता है कि जो पहले प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग की हो उसका इनपुट दूसरे प्रोसेसर को चाहिए हो। ठीक है, तो उसके अंदर हो गई डाटा शेयरिंग। तो वो डाटा शेयरिंग किस प्रोटोकॉल के बिना पर, किस रूल के बिना पर होगी, वो उसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं डिफाइनिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। कि डाटा प्रोसेसर्स के दरमियान आपस में शेयर कैसे हो रहा है, उसको हम डिफाइनिंग एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं। अब सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग में होता है कि दोनों प्रोसेसर्स जो पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज में चले, मतलब एक तरह से चले। मतलब अगर दूसरे प्रोसेसर को पहले प्रोसेसर का कोई ना कोई जो पहले प्रोसेसर का आउटपुट है, अगर दूसरे प्रोसेसर का वही इनपुट हो तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिंक्रोनाइज हो जाता है। मतलब एक प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज लेके हमें प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है। आगे अब आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन होता है हमने एक लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा या लार्ज अमाउंट ऑफ कोड को मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड करना होता है, मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड करना होता है, और फिर हर एक एक प्रोसेसर को उसका टास्क दे देना होता है। उसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड है जो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, हमने ये इसको डिवाइड ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने चंक एक प्रोसेसर को दे दिया, ये हमने चंक दूसरे प्रोसेसर को दे दिया, हमने चंक तीसरे प्रोसेसर को दे दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। आ गया था टास्क। वही मैंने आपको बताया था कि अब वो पूरे के पूरे चंक को या कोड को हम टास्क में डिवाइड करते हैं। और अब जो वो टास्क टास्क होता है ना, वो आर्बिट्रेरी साइज का होता है। मतलब वो सारे के सारे टास्क से साइज सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। वो अपनी मर्जी होती है। और वो जितने भी टास्क हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर पे कॉन्करेंटली चल रहे होते हैं। ठीक है, एक साथ ही वो एक ही वक्त में सारे के सारे टास्क चल रहे होते हैं ताकि हम अपना टाइम को रिड्यूस कर सकें। आगे चलते हैं। अब जैसे ये एक ये एक मतलब ये अरे, ये मैट्रिक्स था एक, और एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये एक आंसर निकालना जो कि हमने वाई पे पहले ब्लॉक पे सेव करना है। ठीक है, अब पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा,
पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा। मतलब अगर एक एक प्रोसेसर को लेके चले ना तो ये इस तरह से होना है। ये एन टास्क है तो एन टाइम ये चलना है प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर लें, मतलब हम अगर इसके वजह से 3 प्रोसेसर ले आए, देखें अगर हम ये करेंगे, अगर हम ये देखें पहले एन टास्क थे, अब हमने उस सब को एक ये टास्क में डिवाइड कर दिया, हमने इस पूरे के 4 टास्क बना दिए। मतलब कि हमने अब एक टास्क एक प्रोसेसर को देना है। अब जो एक वक्त में सिर्फ एक लाइन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, वो एक वक्त में पहली लाइन, दूसरी ये चौथी लाइन, आठवीं लाइन और 12वीं लाइन एक वक्त में परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। और वो एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही सारे टास्क की पहली पहली लाइन परफॉर्म हो जाएंगे, फिर ये तो दूसरी लाइन परफॉर्म होगी सबकी, फिर ये तीसरी लाइन परफॉर्म होगी। मतलब जो हम टास्क एन बार चला रहे थे, अब हमने उसी टास्क को 4 में डिवाइड किया है। अब हर एक एक टास्क की पहली पहली लाइन, सबसे पहले पहली पहली लाइन बैक वक्त एक ही वक्त में यूज एग्जीक्यूट हुई है, फिर पहली लाइन हुई है तो सारे टास्क की दूसरी लाइन हुई है, फिर सारे टास्क की तीसरी लाइन हुई है, ठीक है। इन शॉर्ट उतना टाइम जो एक टास्क को प्रोसेस होने में लगा है, वो सारे टास्क उसी वक्त पर प्रोसेस हो गए थे। 4 के 4 टास्क का टाइम एक टास्क के टाइम के इक्वल हो गया। तो ये इस तरह हमने डिकम्पोज करके डाटा को हमने टाइम रिड्यूस कर दिया अपना। अब टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ हम पढ़ेंगे। टास्क डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? मतलब एक टास्क अपने दूसरे टास्क पे डिपेंड कर रहा है कि सब जब तक वो वाला टास्क परफॉर्म नहीं होगा अगला टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। मतलब एक ये टास्क है, एक ये टास्क है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट निकलना है ना वो इस टास्क का इनपुट है, ठीक है। तो तब तक ये वाला टास्क एग्जीक्यूट हो नहीं सकता जब तक ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो ना जाए, तो तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। हमने उसको शो करने के लिए, मतलब कौन सा टास्क इस टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम एक ग्राफ बनाते हैं कि ऑर्डर में चले सारा, कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसको हम ग्राफ की शक्ल में शो कर देंगे, जिस ग्राफ को हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। जिसके नोड्स जो होते हैं वो टास्क शो कर रहे होते हैं, और जो एजेस होते हैं वो इंडिकेट डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो मतलब ये टास्क इसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं ज़रा इसकी। देखिए ये एक है और हम ये एक हम इसने डाटाबेस दे दिया और इसके अंदर ऊपर हमने एक क्यूरी लगाई है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्यूरी थी, ठीक है। एंड पे जाके क्यूरी बनी है, ऊपर से स्टार्ट हुए, पहले मैं ये क्यूरी समझा दूँ। मतलब वो कार जो सिविक है एंड वो 2000 कार सिविक है, और एंड वो 2011 में बनी है, ठीक है। और एंड वो वाइट हो या और ग्रीन हो, ठीक है। सबसे पहले हमें सीवी का पता लगाना होगा, और मतलब वो टेबल जिसके अंदर सिविक पड़ी या उसके अंदर सिविक को पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा, और वो ईयर जो जिस ईयर में 2001 है टेबल में, उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ये हमें दो चीज़, ये सबसे पहले ये वाइट और ग्रीन में टेबल में अलग अलग एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। वो हम 4 के 4 प्रोसेसर को अलग अलग टास्क दे सकते हैं कि ये आप अलग अलग करें, जो कि इसने किया है। ये देखें, ये एक टास्क एक प्रोसेसर को दे दिए, दूसरे प्रोसेसर को दे दिए, तीसरे प्रोसेसर को दे दिए, दूसरे चौथे प्रोसेसर को दे दिए, जो कि उसने अपने रिस्पेक्टिवली डाटा फैच करके हमें दे दिया। अब हमारे पास ये चारों की चारों चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ करके हमने ये दो चीज़ें एक प्रोसेसर को दे दी, ये दो चीज़ें दूसरे प्रोसेसर को दे दी, जिसके अंदर उसने सिविक का एंड लिया है 2011 से, और वाइट का और लिया ग्रीन से, ये ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूट हुआ है, सबसे पहले हमें 4 प्रोसेसर यूज़ हुए, फिर हमें यूज़ हुए 2 प्रोसेसर, और फिर हमने ये दोनों ये हमने 2 टास्क हमने एक प्रोसेसर को दे दिए, जो कि इसने पूरा एग्जीक्यूट किया, और हमारे पास ये टेबल आ गया जिसके अंदर एक एंट्री थी। इस तरह ये हमारा पूरा का पूरा टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ है कि हमने सबसे पहले कौन सा टास्क किया है। हमने 4 टास्क पहले बनाए थे, कि जो कि हमने 4 मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को दे दिए थे, जो कि ये थे। फिर हम ने उसी को जो फैच एग्जीक्यूट वो डाटा फैच होके आया, हमने वो 2 टास्क बनाए और हमने 2 प्रोसेसर को दे दिया, फिर हमारे पास एक प्रोसेसर को आ गया। इन शॉर्ट ये टास्क, ये क्यूरी
इन 2 टास्क के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये 2 टास्क इन 4 टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। इस तरह से हम बनाते हैं टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ को बनाना है हम इस तरह भी बना सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक सिविक बनाए, ठीक है, फिर हमने ये एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट किया और ये एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट कर दी, ये चारों चीज़ें एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। हमने फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ये वाला जो कि हमने एक प्रोसेसर को दे दिया, ठीक है, उसमें से एक प्रोसेसर को दे दिया जो कि उसने ये एग्जीक्यूट हमें करके दे दिया, ये फैच कर गया। फिर हमने ये 2011 और ये चीज़ हमने सेंड की अगले प्रोसेसर को जो कि उसने हमसे एग्जीक्यूट करके ये क्यूरी दे दी, ठीक है। फिर हमने ये क्यूरी 2011 एंड वाइड और ग्रीन की क्यूरी सिविक के साथ मिलाई और उसको एंड करके हमने ये एग्जीक्यूट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक मसले, हम ऐसे कर तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी देखें, पहले वो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो एक ये प्रोसेसर और ये प्रोसेसर आइडल बैठा होगा, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है बनिस्बत ये जितनी अच्छी अप्रोच है, ठीक है। मतलब पहले 4 चले, फिर 2 चला, फिर 1 चला है और ये सिमेट्री चल रहा है। हमें असल में जितने भी हम टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं ना वो सारे के सारे सिमेट्री होने चाहिए। तो जैसे ही देखिए, अगर मैं ये बीच में लाइन करूँ तो इस सिमेट्री परफॉर्म हो रही है कि जितने यहाँ पे टास्क आ रहे हैं इतने यहाँ पे टास्क आ रहे हैं। तो हम टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ को जब हम डिज़ाइन करते हैं जितना हम उसको सिमेट्रिकली लेके चल सकते हैं हमें उसको लेके चलना चाहिए, ठीक है। इस तरह ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है। आगे हमने पढ़ना है ग्रैनुलैरिटी। ग्रैनुलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ साइज ऑफ टास्क के हमने प्रॉब्लम में से कितने टास्क बना दिए हैं, उसको कितना डिकम्पोज किया है। पहली इसकी टाइप आती है फाइन ग्रेन, ठीक है। फिर आती है कोर्स ग्रेन्ड। अब ये फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन के अंदर डिफरेंस ये होता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ टास्क में अगर उसको स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क में कन्वर्ट करें तो वो फाइन ग्रेन हो जाएगा, और उसी का उल्ट करेंगे हम, एक स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क हैं उसको हम लार्ज नंबर ऑफ टास्क में मिला मिला के लार्ज टास्क में कन्वर्ट कर दें तो वो कोर्स ग्रेन हो जाएगा। अब फाइन ग्रेन होता है कि हम एक कोड को कितना छोटा हम रिड्यूस कर करके उसके डिफरेंट टास्क में बना सकते हैं। अब एक 100 GB का कोड है, ठीक है, उसको हम 10 GB में कन्वर्ट ही कर सकते हैं, इससे छोटा नहीं कर सकते। तो उस कोड के हिसाब से जो 10 GB है ना वो फाइन ग्रेन है। लेकिन एक 100 GB का कोड है जिसको हम 1 GB में कन्वर्ट करके 100 टास्क बना सकते हैं। अब इस कोड के हिसाब से ये 1 GB का फाइन ग्रेन है और इस कोड के हिसाब से 10 GB का फाइन ग्रेन है। तो हर कोड का हिसाब से उसका अपना एक अलग फाइन ग्रेड का क्राइटेरिया होता है कि हम फाइन ग्रेन उसको क्या किस चंक या कितने साइज ऑफ टास्क को फाइन ग्रेन बोल सकते हैं। आगे हमने पढ़ना है मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। इसके अंदर ये हम नंबर ऑफ टास्क होते हैं कि हम पैरेलल में कितने टास्क पैरेलल में कितने टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर इसको हम कहते हैं कि जितने प्रोसेसर होते हैं ना उतने हम टास्क आपस में एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। इसलिए यहाँ पे लिखे कि मतलब नॉर्मली ना जो डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी होती है वो नंबर ऑफ टास्क से कम ही होती है। ज़्यादातर यही होता है कि हम अगर 100 टास्क बनाया तो हम 100 प्रोसेसर तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ज़्यादातर वो कम ही होती है। अब उसने ये रूल ऑफ थंब बताया है कि ट्री को जब हम देखा, हमने जब ट्री को देखा था तो जो अगर हम डायनामिक ट्री की बात करें जो हमारे रूट्स नोड्स थे वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को वो प्रोसेसर को इंडिकेट कर रहे थे और उससे ऊपर वाले सारे स्विचेस को इंडिकेट कर रहे थे, ठीक है। तो अब जब हम देखें, अगर मैं ट्री बना के ही दिखा देता हूँ आपको, ये ट्री है, ये इसकी नोड, ये इसकी नोड, ये एक नोड, ये दूसरी नोड। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी पेरेंट नोड है ना वो सारे के सारे स्विचेस होते हैं, जितने भी लीफ नोड है वो सारे के सारे प्रोसेसर्स को इंडिकेट करते हैं। देखें, अब जितने भी प्रोसेसर है ना वही सिर्फ टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसका देखें क्या हो सकता है कि मतलब जितने प्रोसेसर होंगे उतने ही टास्क होंगे। इसका कंक्लूजन ये निकला कि
ट्री में जितने प्रोसेसर होते हैं ना, या जितने लीफ नोड्स होते हैं, उसने नंबर ऑफ लीफ नोड्स लिखा है, ठीक है। जितने भी लीफ नोड्स होंगे उतने ही टास्क कॉन्करेंटली या उतने ही मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी हम अचीव कर सकते हैं। अब हम जैसे इधर देखते हैं, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है और ये एक ट्री है, ठीक है। अब हमने डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी निकालनी है, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी मैंने कहा ट्री की क्या होती है, नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीव्स। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 है कॉन्करेंसी। अब इसकी इसकी चेक करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8 है। इसकी अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नीचे जो एंड पे, ये जो सीधी लाइन के नीचे आएगा ना, उसको हम कंसिडर करेंगे। 7 8, इसकी भी 8 है। लेकिन मसला ये है कि ये जो एक है, ये इतने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये इतने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो जितने भी हैं ना टास्क, ये पहले दो के अंदर वो डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्करेंट चल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जितना हम सिमेट्री को लेके चल सकते हैं ना, उतना हमें सिमेट्री को लेके चलना पड़ेगा जब हम टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर हम इसको टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ ही कंसिडर करें तो ये पहला और दूसरा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जो टास्क है ना, लीव के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी आ नहीं रही, हालांकि इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ रही है। इसलिए ए और बी हम करेक्ट लेंगे, सी और डी हम करेक्ट नहीं मानेंगे। चलिए, पहले हमने पढ़ा था मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी, अब हम एवरेज डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी को पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम करते हैं कि मतलब जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, उस पूरे के प्रोग्राम के चलने के लिए दौरान एवरेज कॉन्करेंसी हम कितनी अचीव कर रहे हैं। जो मैक्सिमम कॉन्करेंसी थी वो तो सिर्फ जब पैरेलल चलेगा उस वक्त हम देख रहे होते हैं कि उस वक्त कितने मैक्सिमम प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन हम ओवरऑल जब देखते हैं तो हम एवरेज डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी देखते हैं। उसका हमारा फॉर्मूला है रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क टू द क्रिटिकल पाथ। अब हम क्रिटिकल पाथ देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ होता क्या है। क्रिटिकल पाथ होता है कि हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हम लेते हैं स्टार्टिंग से फिनिश नोड पे, ठीक है। क्रिटिकल पाथ हमारा ये होता है। और उसका जो क्रिटिकल पाथ लेंथ जो अगर हमने फाइंड करनी हो, तो हम उस जो पाथ होती है ना, उस पाथ के ऊपर जितने जितने वेट्स होते हैं उन सबको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। और उससे भी हम रेशो लेते हैं, हम किससे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क से, जो कि हमारा फिर एवरेज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंसी आ जाता है। हम अब एग्जांपल के थ्रू इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो इमेज बना उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे लंबा पाथ कौन सा बन रहा है। पाथ तो वैसे जिस नोड से भी स्टार्टिंग नोड, ये सारी स्टार्टिंग नोड है। स्टार्टिंग नोड से अगर फिनिश नोड पर जाएं तो सारे के सारे पाथ एक ही बनते हैं। लेकिन अब पाथ लेंथ कैसे फाइंड करनी थी, जितने भी वेट्स हैं ना, हमने उसको सम करना होता है, ठीक है। अब इसको 10 प्लस 6 प्लस 8 करें, कितना बनता है। 10 प्लस 6 16, और 16 प्लस 8 कितना बनता है, तो ये बनता है 10 प्लस 6 प्लस 8 24। इस अगर डायरेक्शन से जाए तो 24 बनता है। अगर हम इस डायरेक्शन से जाए, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27। अब 24 इस डायरेक्शन से बन रहा है, 27 इस डायरेक्शन से बन रहा है, तो हम किसको लेके चलेंगे, हम 27 को लेके चलेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ये डिस्टेंस है। और हमने जब रेशो लेनी होगी ना काम से, तो हम सबसे उसी को ही लेके चलेंगे, 27 को ही लेके चलेंगे। और अगर हम यहाँ से करें तो सबसे ज़्यादा पाथ किसका बनता है, ये 10 प्लस 6 प्लस 11 और प्लस 7, ये बनता है पूरा 34। तो हम इस पाथ को लेके चलेंगे इसके अंदर। अब हमने निकालना है इसके नंबर ऑफ टास्क कितने बन रहे हैं, ठीक है। इसके नंबर ऑफ टास्क कैलकुलेट करें। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 प्लस 6 प्लस 9 और प्लस 8, ये टोटल बनते हैं 63, ठीक है। और इसके टोटल बनते हैं, अगर हम सारों को सम करें तो इसके बनते हैं 24। और जब हम 27 को 63 से रेशो लेंगे तो आएगा एवरेज डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी हमारे पास निकलेगी 2.33। और जब हम 34 को और 64 को जब हम रेशो लेंगे, जो कि इसकी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी होगी, फिगर दूसरी की, फिगर बी की, उसकी कॉन्करेंसी होगी 1.8,
ठीक है। अब इन दोनों में से देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि अप्रोच कौन सी सही होती है। ये यहाँ पे अप्रोच हमें पता चलेगी जो मैंने कहा था कि सिमेट्री वाली अप्रोच ज़्यादा सही होती है। अब देखें, इसकी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी निकली है 2.33 और इसकी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी निकली है 1.88। अब किसकी ज़्यादा है? इसकी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी ज़्यादा है। इसलिए हमारे पास अगर हम किसी को भी लेकर चलेंगे तो हमने ये वाला ट्री इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी ज़्यादा है। मतलब पूरे एग्जीक्यूशन में एवरेजली इतने 2.33 प्रोसेसेस ज़रूर कॉन्करेंट चल रहे होते हैं। तो हम ज़्यादा कंसीडर पहली डायग्राम को ही करें। अब इसके अंदर वही आ गया क्रिटिकल पाथ और एवरेज डिटरमिन एवरेज कॉन्फिडेंस। ये मैंने एग्जांपल आपको ऊपर करा दिया कि किसकी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।